हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम IMAT के कुछ पास्ट पेपर्स करेंगे, पर्टिकुलरली फ्रॉम टॉपिक और चैप्टर सेल, जो कि अगर आप सिलेबस में देखोगे इट्स कॉल्ड थ्योरी ऑफ सेल एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल। इस तरीके से वो चैप्टर गिवन है, लेकिन सेल भी आप इसे कह सकते हो, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑफ लाइफ। ठीक है, एक ही बात है, उसमें सेल ऑर्गेनल्स वगैरह की बात हो रही है। एनीवेज लेट्स स्टार्ट। आपके पास वी हैव क्वेश्चन 1। यहाँ पे मैंने रेफरेंस ऑफ ईयर भी लिख दिया है। ठीक है, विच स्ट्रक्चर्स इन अ प्लांट सेल आर सराउंडेड बाय अ डबल मेम्ब्रेन। प्लांट सेल में कौन सा स्ट्रक्चर, कौन सा ऑर्गेनल की डबल मेम्ब्रेन होती है? देखो, सेल वॉल आपके पास, सेल वॉल की 3 लेयर्स होती हैं। ठीक है, और रही बात क्लोरोप्लास्ट की, तो उसकी डबल मेम्ब्रेन होती है। तो इसका मतलब ऑप्शन ए आप एलिमिनेट कर देंगे। न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन होता है, जिसे आप न्यूक्लियर एनवेलप भी कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है, ये भी क्या है? ये भी डबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो ये सही है। वैक्यूल सिंगल मेम्ब्रेन है। वैक्यूल की मेम्ब्रेन को आप टोनोप्लास्ट कहते हैं, और गोल्जी भी सिंगल मेम्ब्रेन है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंगल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। Which of these organelles is involved in synthesis and packaging of proteins? Proteins की पैकेजिंग और इनका बनाने का काम किसका होता है? देखिए, प्रोटीन सिंथेसिस काम होता है राइबोसोम का। ठीक है, लेकिन पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन की जब बात आती है, या फिर मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन, तो गोल्जी का हाथ होता है उसमें। ठीक है, Which of the following is present in prokaryotic cell but not in eukaryotic cells? कौन सी चीज़ प्रोकैरियोट्स में होती है, यूकैरियोट्स में नहीं होती? न्यूक्लियस प्रोकैरियोट्स में नहीं होता, बल्कि यूकैरियोट्स में होता है। हमें ऐसी चीज़ बतानी है, प्रोकैरियोट में होती है, यूकैरियोटिक हमारे अंदर नहीं होती। ATS राइबोसोम भी यूकैरियोटिक में होता है। पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई सेल वॉल, ये प्रोकैरियोटिक का फीचर है। ठीक है, और अगर आप यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को देखें, जैसे कि फंजाई हो गया, जैसे कि प्लांट हो गया, अब ये यूकैरियोट्स हैं, और इनमें जो सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की नहीं बनी हुई होती। ऑप्शन सी सही जवाब है, क्योंकि प्लांट में सेल वॉल बनी हुई होती है सेलुलोज एंड पेक्टिन की, और फंजाई में सेल वॉल किससे बनी हुई होती है? काइटिन की। एक और चीज़, IMAT में पेप्टाइडोग्लाइकन को ये म्यूरिन भी लिख सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, ये एक ही बात है। ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकन इज ऑल्सो कॉल्ड एज म्यूरिन। विच सेल स्ट्रक्चर रेगुलेट्स ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इनटू एंड आउट ऑफ दिस न्यूक्लियस? तो देखिए, हमारे पास जो ये सेल है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस की डबल मेम्ब्रेन होती है। न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन पे इस तरीके से प्रोटीन्स होता है। इन प्रोटीन्स को न्यूक्लियोपोरन्स कहा जाता है, और इसके ज़रिए चीज़ें साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में ट्रांसफ़र हो रही होती हैं। अब यहाँ पे इन्होंने पोरन्स नहीं लिखा, न्यूक्लियर एनवेलप सही जवाब है, लेकिन मैंने आपको और भी डिटेल में बता दिया कि न्यूक्लियर एनवेलप में भी कौन सी चीज़, तो प्रोटीन्स, जिन्हें पोरन्स कहा जाता है, न्यूक्लियोपोरन्स या फिर न्यूक्लियर पोरन्स, इनके ज़रिए ट्रांसपोर्टेशन होती है बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। Which organelle contains enzymes for intracellular digestion? इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन के लिए लाइसोसोम, ये लाइसोसोम का फंक्शन है, इसीलिए लाइसोसोम को हम डाइजेस्टिव वेसिकल भी कहते हैं। इसको सोसाइडल बैग भी कहा जाता है। सोसाइडल बैग इसलिए, या फिर कोई भी अगर ऑर्गेनल को डाइजेस्ट करना है, कोई भी फूड वैक्यूल को डाइजेस्ट करना है, तो इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन का काम लाइसोसोम का होता है। इसके पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होता है, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन के लिए, जिससे आप ऑटोफैगी कह रहे होते हैं। ठीक है, एक होता है एपोप्टोसिस, एक होता है ऑटोफैगी, और एक होता है ऑटोलिसिस। ये टर्म्स मैंने लेक्चर में आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था। ऑटोलिसिस क्या होता है, या फिर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ऑटोलिसिस और एपोप्टोसिस एक ही बात है। जब आप सेल डेथ की बात करते हैं, तो सेल डेथ 2 तरीके से होती है। एक प्लान्ड प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है, जिसे एपोप्टोसिस या ऑटोलिसिस कहते हैं। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया का
हद होता है, ठीक है। एक होता है सुसाइड ऑफ द सेल, या वो एपोप्टोसिस है, ठीक है, यानी कि सोसाइटल डेथ, यहाँ जहाँ पे सेल जो है वो इंटेंशनली खुद को ख़त्म कर रहा है। किसी भी कोई भी रीज़न हो सकता है, उसके सेल पुराना हो गया है, सेल के अंदर ऑर्गेनल सब सही से काम नहीं कर रहे, क्योंकि नया सेल रिप्लेस हो जाता है ग्रोइंग एज में, तो वो एपोप्टोसिस है ऑर्डरलेस। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक्सीडेंटल गलती, अब कोई किसी का गॉड फॉरबिड अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो उस केस में क्या होगा, सेल्स, बहुत सारे सेल्स, ब्लड लॉस हो गया, या फिर उस केस में क्या होगा, जो भी सेल है, जब उस केस में सेल की डेथ होगी तो वो कराएगा नेक्रोसिस, यानी कि एक्सीडेंटल सेल डेथ। तो एपोप्टोसिस, ऑटोलिसिस एक ही बात है, यहाँ पे सेल डेथ हो रही है। एक हमारे पास टर्म होती है ऑटोफेगी की। ऑटोफेगी का मतलब होता है किसी भी सेल के अंदर किसी ऑर्गेनल, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को डाइजेस्ट कर रहा है लाइसोसोम, तो वो ऑटोफेगी है। यहाँ पे इन्होंने टर्म यूज़ किया इंट्रासेल्युलर डाइजेशन, ऑटोफेगी भी लिख सकते थे, तो आपको पता होना चाहिए ऑटोफेगी क्या है। और रही बात एपोप्टोसिस ऑटोलिसिस की, तो इसका मतलब है सेल की डेथ, और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया इज रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। इन यूकैरियोट्स विच ऑर्गेनल इज द मेन साइट ऑफ एटीपी प्रोडक्शन। एटीपी प्रोडक्शन के लिए आपके पास सेलुलर रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है, और ये हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आईएमएट के लिए। आप अच्छे से फोटोसिंथेसिस और सेलुलर रेस्पिरेशन, ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सेलुलर रेस्पिरेशन के 3 स्टेप्स होते हैं, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब ये कहाँ कहाँ पे होता है, ये आपसे बहुत बार पहले भी पूछा गया कि ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। क्रेब्स साइकिल कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो इनर मेम्ब्रेन होती है फोल्डेड, जिसे क्रिस्टा कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, वहाँ पे ईटीसी होती है। तो एटीपी प्रोडक्शन यानी कि सेलुलर रेस्पिरेशन कहाँ पे हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। उसका पहला जो स्टेप है ग्लाइकोलिसिस, वो साइटोप्लाज्म में होता है, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया का फीचर है। व्हाट इज द स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या फ़र्क होता है इन दोनों के स्ट्रक्चर में? फ़र्क ये है कि रफ के पास राइबोसोम्स होते हैं उसके सरफेस पे, ठीक है। सिर्फ स्मूथ के पास मेम्ब्रेन होता है, नहीं, मेम्ब्रेन तो दोनों के पास होती है, जिसे सिस्टर्नी कहा जाता है, ठीक है। बेसिकली ईआर क्या है, ईआर आपके पास फोल्डेड मेम्ब्रेन्स ही हैं, जिन्हें आप सिस्टर्नी कह रहे होते हैं। हमें बताना है डिफरेंस क्या है दोनों। डिफरेंस ये कि ईआर, रफ ईआर के पास राइबोसोम होता है उसके सरफेस पे, दिस इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। स्मूथ ईआर के पास डीएनए होता है, दिस इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट, इसके पास एंजाइम्स नहीं होते, नो, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। विच पार्ट ऑफ द सेल कंट्रोल्स द सेल साइकिल एंड कंटेन्स क्रोमैटिन। सेल साइकिल कौन कंट्रोल कर रहा होता है, क्रोमैटिन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में। आसान सा सवाल था। द सेल मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ विश मॉलिक्यूल्स। सेल मेम्ब्रेन बनी हुई होती है अकॉर्डिंग टू द फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो बनी हुई होती है फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर से, और कुछ प्रोटीन भी होता है वहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब प्रोटीन एंड पॉलीसैकेराइड, नो, लिपिड एंड प्रोटीन, हाँ, फॉस्फोलिपिड अगर यहाँ पे लिखा हुआ होता तो वो और भी अच्छी बात होती, लेकिन ठीक है, दूसरे ऑप्शंस अगर आप कंपेयर करेंगे तो उस हिसाब से ऑप्शन बी इज़ द फिटेस्ट वन, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड कभी भी नहीं होता मेम्ब्रेन में। और रही बात पॉलीसैकेराइड की, ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो पॉलीसैकेराइड कहते हैं ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट को। कार्बोहाइड्रेट आपको मेम्ब्रेन में कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की फॉर्म में मिलता है, जैसे ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड, ये आपको मिल सकता है मेम्ब्रेन में। लेकिन मेनली किससे बनी हुई है मेम्ब्रेन, हम लोग पढ़ते हैं ना फ्लूइड मोज़ैक मॉडल में, बाइलेयर होती है किसकी, फॉस्फोलिपिड की। चले, आसान सा सवाल था। ओके, व्हाट इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम का मेन फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। लिपिड सिंथेसिस कौन करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एटीपी सिंथेसिस कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। इस प्रोसेस को हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहेंगे। और प्रोटीन सिंथेसिस कौन करेगा, राइबोसोम, या फिर आप आर कह सकते हैं। चलें।